तो लास्ट क्लास में 3D पैकिंग स्टार्ट करनी थी, उससे पहले हमने डिस्कस किया था कि अगर स्क्वायर पैक्ड लेयर्स हैं उनको एक के ऊपर एक रखा जाए, एक लेयर का स्फीयर उसके ठीक ऊपर अगर दूसरी लेयर के स्फीयर को रखा जाए तो कैसी पैकिंग बन जाती है? बोलो बोलो, पहले नाम बोलो। सार्थक, हाँ सार्थक बताओ जरा। एक 2 डायमेंशन, बैठ जाओ, बैठ के बता दो। एक 2 डायमेंशन में स्क्वायर पैक्ड लेयर है, उसके ठीक ऊपर अगर दूसरी लेयर रखी जाए स्क्वायर पैक्ड, तो पैकिंग कैसी बन जाएगी? हाँ 3D बन जाएगी। कौन सी 3D है? वो जो 3D मूवी देखने जाते हो चश्मा लगा के, वो वाली 3D? हाँ हाँ, तो पैकिंग को क्या बोल लेंगे? जाके रिवाइज किया था क्या लास्ट क्लास का? नहीं? क्या नहीं किया? क्यों? मैथ्स में बैकलॉग, तो अब केमिस्ट्री में बैकलॉग बना लोगे उसके लिए? 3 दिन तो काफी होते हैं। अरे होते हैं कि नहीं? बाकी सब लोगों ने पढ़ा था? आपने पढ़ा? हाँ नहीं किया? रिवाइज किया था लास्ट क्लास का? नहीं किया? क्यों? इतने प्राउडली क्यों बता रही हो? क्यों नहीं किया? रीजन बताओ, एक कोई एक। लास्ट क्लास का रिवाइज नहीं करोगी तो बेटा आगे कैसे कनेक्ट कर पाओगी वो चीजें जब रिपीट होंगी तो? क्यों नहीं किया? अच्छा बताओ, एक रीजन बताओ। कोई और सब्जेक्ट रिवाइज किया था? नहीं? कहीं घूमने गई थी? कहाँ कहाँ घूमने गई थी? बाजार? आउट ऑफ स्टेशन? सोच नहीं पा रही, भूल गई हो क्या कहाँ घूमने गई थी? कितने लोगों ने रिवाइज किया है लास्ट क्लास का? और बाकी लोगों को क्या बीमारी है? टीके वाले भैया, टीके के साथ साथ और क्या क्या गायब हो रहा है तुम्हारा? क्यों रिवाइज नहीं किया तुमने? क्लास में थे लास्ट क्लास में? हाँ जोर से बोलो, क्या कह रहे हो? समझ नहीं आ रहा? क्या नहीं समझ में आ रहा? जोर से बोलो। तबीयत खराब हो गई थी, अब हरी हो गई? अब तबीयत हरी है एकदम? अभी खराब कर दें क्लास के बाद? क्लास में खराब कर दें? इतनी खराब थी कि मतलब खोल के पीडीएफ मोबाइल पे या लैपटॉप पे ऐसे देख भी नहीं सकते, स्क्रॉल डाउन भी नहीं कर सकते, इतनी खराब तबीयत? जोर से बोलो। अपलोड हुआ था, उसका क्या करें? ब्लड था? ब्लड धुंधला? हाँ ब्लड ही तो कह रहा हूं, धुंधला। हाँ उसी को ब्लड कहते हैं। तो ब्लड था वीडियो। और तो नोट्स तो मिले होंगे बेटा, नोट्स तो मिले होंगे, ये जो लिखता हूं मैं प्रेजेंटेशन, पीपीटी पीडीएफ के फॉर्म में मिली होगी ना तुमको, उसको पढ़ लेते। तुमने रिवाइज किया? हाँ हाँ तुमने, हाँ नहीं रिवाइज ही नहीं किया आज तक? कभी नहीं किया? हाँ जोर से बोलो। उससे पहले किया था? ट्राई किया था? कोशिश कब सफल होने वाली है तुम्हारी? कोशिश का नतीजा कब तक मान लें कि मिल जाएगा? हाँ 1-2 दिन के अंदर मिल जाएगा? अरे अगर मेरा क्या मिल गया? ऐप का एक्सेस? अच्छा अच्छा, मुझे सुनाई दिया अगर आपका आशीर्वाद मिल गया तो। हाँ वो भी जरूरी है, उसके बिना तो कैसे होगा? आशीर्वाद कह लो, बेस्ट विशेस, कुछ भी कह लो। यार देखो, रिवाइज करना तो मैंडेटरी है क्लास को, नहीं तो फिर आगे की कहानी तो बेकार हो जाएगी ना। तो बाकी सब्जेक्ट में भी नहीं करते हो? केमिस्ट्री के साथ कोई वो है तुम्हारा दुराग्रह है? कोई परेशानी?
ये बताओ आज तक हमने क्या डिस्कस किया है? बचपन की बातें याद करें, पहले लेक्चर की क्या पढ़ा था उसमें? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, अमोर्फस सॉलिड्स, इसमें तो कोई समस्या नहीं होगी किसी को, है ना? वो तो प्रॉपर्टीज हैं बेसिकली, आप कहीं से भी पढ़ लो। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ आयनिक सॉलिड्स डिस्कस किए थे, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स डिस्कस किए थे। कितने टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं बेटा? 4 टाइप के। वेरी गुड। कौन कौन से, ये तो पता ही होगा। आयनिक, कोवेलेंट, मेटेलिक, मॉलिक्यूलर, इनके बारे में भी आप सब जानते होंगे, ऐसी उम्मीद है मुझे। फिर इसके बाद क्या कहानी स्टार्ट हुई थी? उसके बाद हमने क्रिस्टल सिस्टम डिस्कस किए थे, है ना? और उसको याद रखने का तरीका बताया था तुम्हें। कितने क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं? 7 क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं। बहुत बढ़िया। कुछ याद रखने का तरीका बताया था ना? बोलो, पहला कौन सा क्रिस्टल सिस्टम? क्यूबिक। दूसरा टेट्राहेड्रल नहीं बेटा, टेट्रागोनल, टेट्रागोनल। उसके बाद क्यों तेरी और मेरी, ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक के बाद कॉपी बंद कर दो सब लोग, कॉपी में से देख के तो नहीं बोल रहा कोई? क्यों तेरी और मेरी रोटी, रोम्बिक। रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल के बाद कौन आएगा? मोटी। तो मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। कोई समस्या है? हेक्सागोनल। क्यों तेरी और मेरी रोटी मोटी है। ये 7 हो गए। पहले 3 में क्या कॉमन होता है? अल्फा, बीटा, गामा आर इक्वल टू 90 डिग्री। वेरी गुड। डिफरेंस क्या है एबीसी के रिलेशन में? क्यूबिक में सब बराबर, टेट्रागोनल में एक अनइक्वल कर दो पेयर, और ऑर्थोरोम्बिक में तीनों साइड्स अनइक्वल कर दो। एक एक नॉट इक्वल टू का साइन बढ़ाते जाओ, एंगल में रिलेशन वही होगा। ठीक। रोम्बोहेड्रल किसका भाई होता है? क्यूबिक का भाई होता है। तो ए बी सी, क्यूब की जो साइड्स में रिलेशन होता है वो तो सेम ए बी सी, बस एंगल अल्फा, बीटा, गामा नॉट इक्वल टू 90। अल्फा, बीटा, गामा नॉट इक्वल टू 90। बेटा 15 मिनट लेट आते हैं क्लास में? आज ही आए हो, पहले भी आते रहे हो? क्या हो गया, कोई खास बात आज? 15 मिनट पहले आने का टारगेट किया करो तो लेट नहीं होगे। 9 बजे पहुंचने का टारगेट करोगे तो लेट होगे। 15 मिनट अगर तुमने क्लास के पहले मिस कर दिए, चलो आज तो मैं रिवाइज करा रहा हूं, लेकिन अगर पहले कोई टॉपिक स्टार्ट हो गया होता तो तुम्हारा धुआं निकल जाता पूरी क्लास में। वो मैं नहीं चाहता हूं, है ना? सभी के लिए है क्लास से 15 मिनट पहले यहां आके बैठने की कोशिश करो। मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, ये सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल सिस्टम्स हैं। ट्राइक्लिनिक में तो सब कुछ अनइक्वल कर दो, सब कुछ ही अनइक्वल कर दो। और मोनोक्लिनिक में एंगल्स का एक पेयर इक्वल कर दो, अल्फा, गामा को इक्वल कर दो, और बीटा नहीं होगा। ऐसा ही कुछ होता है क्या? साइड में वही रिलेशन है जो ट्राइक्लिनिक में होता है। और हेक्सागोनल एक स्पेशल केस है जिसमें एक एंगल कितना आ जाता है? गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री, बाकी दो 90 डिग्री के होते हैं। ऐसा ही होता है 120 डिग्री जहां भी दिखेगा हेक्सागोनल। दो साइड्स इक्वल होती हैं, तीसरी के इक्वल नहीं होती हैं।
तो ये 7 क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है, याद हो हैं आपको, बढ़िया, अच्छी बात है। इसके बाद फिर क्या हमने डिस्कस किया, ब्रावाइस लेटिस। तो कितने ब्रावाइस लेटिस होते हैं? 14 ब्रावाइस के लेटिस हैं ये ब्रावाइस के बच्चे। कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते थे? 28, क्योंकि 4 टाइप के यूनिट सेल्स पॉसिबल हैं और 7 क्रिस्टल सिस्टम। तो 4 टाइप के यूनिट सेल कौन कौन से हो सकते हैं बेटा? जल्दी बोलो। सिंपल, सिंपल या इसी को क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव। दूसरा क्या होता है? फेस सेंटर्ड, है कि नहीं? बॉडी सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। और 7 क्रिस्टल सिस्टम तो 28 कॉम्बिनेशन थ्योरेटिकली पॉसिबल है, बट एग्जिस्ट कितने करते हैं? 14। उन्हें 14 ब्रावाइस लेटिस कहते हैं। क्यूबिक सिस्टम में कौन कौन से होते हैं? सिंपल, फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड। कौन सा नहीं होता है? एंड सेंटर्ड। किसमें चारों होते हैं? ऑर्थोरोम्बिक में चारों होते हैं। तो ये ब्रावाइस लेटिस। इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था? डिफरेंट टाइप के यूनिट सेल्स डिस्कस किए थे क्यूबिक के अंदर। क्यूबिक, क्यूबिक में अगर सिंपल होगा तो उसको सिंपल क्यूबिक बोल देंगे, है ना, सिंपल क्यूबिक। और अगर बॉडी सेंटर्ड होगा, बीसीसी बोल देते हैं। और फेस सेंटर्ड तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक, एफसीसी। सिंपल क्यूबिक के पैरामीटर्स में कोई समस्या, तकलीफ? सिंपल क्यूबिक में क्या होता है कि एडजेसेंट कॉर्नर्स टच कर रहे होते हैं एक दूसरे को, तो कॉर्नर पे रखे हुए पार्टिकल टच कर रहे हैं इस तरह से। अगर इन कॉर्नर्स को ज्वाइन कर दोगे तो ये क्यूब का एक फेस बन जाता है, जिसकी साइड की लेंथ a लेते हैं, रेडियस ऑफ पार्टिकल r है, तो a इज इक्वल टू 2r। कोई समस्या नहीं, a इज इक्वल टू 2r। इसी तरह से बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में पार्टिकल्स कहां टच करते हैं? बॉडी डायगोनल के अलोंग। बताया था मैंने, बॉडी डायगोनल कैसा होता है? ये इस कॉर्नर से बॉडी के थ्रू पास कर रहा है, पूरा क्यूब के थ्रू पास कर रहा है, और अपोजिट कॉर्नर पे जाके मिल रहा है, तो बॉडी डायगोनल। और फेस डायगोनल कैसा होता है? किसी फेस के अलोंग, है ना, फेस के अलोंग ट्रेवल कर रहा है, फेस के अलोंग पास कर रहा है, बॉडी से पास नहीं कर रहा। तो बॉडी डायगोनल की जो लेंथ होती है वो कितनी हो जाती है? √3a, √3a। और 3 पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो 4r। और फेस डायगोनल की लेंथ कितनी हो जाएगी एफसीसी के केस में? √2a। तो √2a इज इक्वल टू, यहां 3 स्फीयर टच करेंगे इस तरीके से एफसीसी में, फेस के अलोंग। तो r 2r इसका डायमीटर और इस स्फीयर का भी रेडियस, तो टोटल लेंथ इज 4r, r के टर्म्स में। यहां ये जो 3 स्फीयर्स हैं ये बॉडी डायगोनल के अलोंग टच कर रहे होते हैं, तो 4r तो है, बट किसके बराबर हो जाता है बीसीसी में? √3a के बराबर। ठीक है, एकदम ये रटा होना चाहिए, कोई गुंजाइश नहीं है इसको भूलने की। याद है ना एकदम? फिर कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह की बात की थी हमने। बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा सिंपल क्यूबिक की अगर बात करें? कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6 इन सिंपल क्यूबिक। बीसीसी में 8। अरे कोई समस्या? बॉडी सेंटर पे रखा हुआ पार्टिकल 8 कॉर्नर्स को टच करता है, 4 ऊपर और 4 नीचे, तो 8। और एफसीसी में कितना आ जाता है? 12। ये लास्ट क्लास में समझाया था शायद मैंने। कोऑर्डिनेशन नंबर क्लियर। फिर पैकिंग एफिशिएंसी की बात की थी। पैकिंग एफिशिएंसी सबसे कम किस में होती है? सिंपल क्यूबिक इज लीस्ट एफिशिएंट, 52%, अरे है ना, या 0.52। और बीसीसी में 68% या 0.68। और एफसीसी में 74% या 0.74। ठीक है, तो अगर एक सवाल नोट करो,
एक सवाल नोट करो। In a unit cell, in a unit cell, in a unit cell, if A atoms occupy all the corners, if A atoms occupy all the corners and B atoms occupy half of face centers, B atoms occupy half of face centers and C atom is present at body center, and C atom is present at body center, what is the formula of solid? What is the formula of solid? जो पार्टिकल कॉर्नर पे होता है उस पार्टिकल का यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, क्योंकि एक कॉर्नर कितने यूनिट सेल में शेयर्ड होता है 8 यूनिट सेल में। किसी को कोई तकलीफ है इसमें? नहीं। तो अगर ए पार्टिकल सारे कॉर्नर ऑक्यूपाई कर रहे हैं यूनिट सेल में तो कितने ए पार्टिकल्स हो गए? एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 और 8 कॉर्नर होते हैं, ये सब बेसिक कहां ही है ना। तो ए का नंबर हो गया 1। बी कहां है? हाफ ऑफ फेस सेंटर पे, सारे फेस सेंटर नहीं। तो कितने फेस सेंटर होते हैं? 6 फेस सेंटर होते हैं, है कि नहीं? क्यूब के कितने फेसेस हैं? 6। और हर एक फेस सेंटर पे रखा हुआ एटम कितने यूनिट सेल में शेयर्ड होता है? बताओ भैया, सबसे पीछे चश्मा लगा के जो बैठे हैं, नाम बताओ अपना। हाँ अभिषेक। हाँ अभिषेक बताओ जरा, फेस सेंटर पे रखा हुआ पार्टिकल कितने यूनिट सेल में कॉमन है? नहीं पता? नाम पता था अपना? तो ये भी पता होना चाहिए। आओ अपना बस्ता लेके आओ, पहले इधर आगे बैठो। इधर बैठो। अब बताओ मैंने सवाल क्या पूछा, तुम ये रिपीट करो। बैठ जाओ बैठ जाओ, चिल करो। सवाल क्या पूछा मैंने, बस वो रिपीट करो। तुम आराम से जगह दे दो उसको। क्या पूछा था मैंने? किस पार्टिकल की बात कर रहे हैं? फेस सेंटर पर रखे हुए पार्टिकल की। तो फेस सेंटर कहां है इस रूम में बताओ? फेस मतलब क्या इस रूम में अगर इमेजिन करना है? फेस का मतलब दीवार। जब दीवार के सेंटर पे एक पार्टिकल रखा हुआ है जो कि स्फेरिकल है, दीवार है उसके उस पे मेरे को एक पार्टिकल रखना है, तो वो आधा इधर निकला होगा इस रूम में और आधा
बगल वाले रूम में, तो इस रूम में कितना हो गया? आधा हो गया। ऐसे ही अगर ऊपर रखा हुआ है यहाँ छत पे एक पार्टिकल, तो आधा नीचे निकला होगा इस रूम में और आधा ऊपर वाले रूम में। इसमें क्या दिक्कत है बेटा? अब बताओ कितना कंट्रीब्यूशन हो गया? फेस सेंटर पे अगर कोई पार्टिकल रखा हुआ है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना है? हाफ। एक यूनिट सेल के अंदर फेस सेंटर कितना होता है? आधा। और कितने फेस सेंटर हैं? 6, जिसमें से कितने ऑक्यूपाइड है? 3 है ना, तो 6 में से आधे ही ऑक्यूपाइड है, या सीधे 3 से ही मल्टीप्लाई कर देना। ठीक, बी एटम सिर्फ हाफ ऑफ फेस सेंटर्स पे, तो कितने हो गए? 3/2 है कि नहीं? 3/2। और सी एटम्स कहां है? बॉडी सेंटर पे। अब बताओ, बॉडी सेंटर पे रखा हुआ पार्टिकल, आप, हाँ, बॉडी सेंटर पे रखा हुआ पार्टिकल तो पूरा का पूरा इसी यूनिट सेल के अंदर है, अरे है कि नहीं? तो उसका कंट्रीब्यूशन 100% है। इसका मतलब सी एटम्स कितने हैं? 1। तो सिंपलेस्ट रेशो, यहां से फॉर्मूला क्या बन गया? ए बी 3/2 और सी A1 B 3/2 C1। इसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में कन्वर्ट कर देंगे तो बन जाएगा A2 B3 C2। ये हो गया आंसर तुम्हारा, A2 B3 C2। किसी को कोई डाउट है इसमें? जो जो मैंने बोला तो बताओ। कॉर्नर पर रखे हुए पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन 1/8, फेस सेंटर पर रखे हुए पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन 1/2, और बॉडी सेंटर पूरा अंदर है इसलिए 100% 1। और अगर एज के सेंटर पर रखा हुआ है पार्टिकल तो एज आगे बढ़ते हैं। एज क्या होता है भाई? क्यूब की साइड, क्यूब की साइड के सेंटर पे कोई पार्टिकल रखा हुआ है, एज सेंटर पे। तो एक सवाल कराया भी था मैंने ऐसा, NaCl वाला। एज पे, एज की सेंटर पे रखा हुआ पार्टिकल जैसे कि ये, इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/4 हो जाएगा। सबको समझ में आ गया? तुम्हें आ गया? थोड़ा एक्सप्लेन कर दो कैसे, कौन से 4 रूम्स एक बार बता दो। ये वाली साइड एज है ना, ये रूम की ये वाली एज, ये वाली साइड कितने रूम्स में कॉमन होगी? इस वाले रूम में, इसके बगल वाले में, इसके ठीक ऊपर वाले में, और बगल वाले के ठीक ऊपर वाले में। तो हर एक एज क्यूब की कितने यूनिट सेल्स में शेयर्ड होती है? 4। तो उस पर रखा हुआ पार्टिकल भी 4 यूनिट सेल में शेयर्ड होगा। तो अगर अब आपसे बोला जाए कि डी टाइप के एटम्स हैं, डी टाइप के एटम्स विच आर ऑक्यूपाइंग ऑल द एज सेंटर्स, डी आर एट ऑल एज सेंटर्स, तो इनका नंबर बताओ कितना हो गया? नंबर ऑफ डी एटम्स कितने? सारे एज सेंटर, तो कितने एजेस होते हैं? 12। और एक एज 4 यूनिट सेल में शेयर्ड है, मतलब कंट्रीब्यूशन 1/4। इसका मतलब इफेक्टिव नंबर ऑफ डी पार्टिकल्स इन 1 यूनिट सेल विल बी 3। समझ में आया आपको? ये चीज समझ में आई? हाँ, एक बार और समझा देंगे तो बोल दिया करो ना पहले ही। बोलो क्या समझ में नहीं आया? एक एज कितने रूम्स के बीच में कॉमन है, ये बात समझ में आ रही है? एज का मतलब साइड, क्यूब की साइड, जैसे ये साइड है, ये साइड, ये भी साइड, ये पाइप जहां लगा हुआ है, बताओ ये वाली साइड कितने रूम्स के बीच में कॉमन होगी? 4 रूम्स के बीच में। फिर से बताऊं एक बार, कौन से? ये वाला रूम, इसमें तो दिख ही रहा है। वो जो साइड है वो पीछे वाले रूम में भी कॉमन है कि नहीं? इसके बगल वाले, इसके ठीक ऊपर होगा, उसमें भी ये वाली साइड कॉमन है।
और जो पीछे वाला रूम हम इमेजिन किया उसके ऊपर वाले रूम में भी कॉमन है। तो एक क्यूब की साइड या एज 4 रूम्स में कॉमन होती है, 4 यूनिट सेल में कॉमन होती है। तो इस पे रखा हुआ पार्टिकल उन चारों में इक्वली डिवाइड होगा, मतलब इफेक्टिवली एक के अंदर कितना है 1/4 है। एज का कंट्रीब्यूशन कितना लेना है, कंट्रीब्यूशन ऑफ, दिस इज कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल एट एज सेंटर, तो 1/4 लेना है। तो 12 एज, हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/4, इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स 3 हो गए। आया समझ में? 12 एज होती है, ये तो काउंट कर लोगी ना। देखो इधर 12, कहां है 12, ये रही 1, ये वाली साइड 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8, और बाकी 4 कहां है नीचे, 9 10 11 12। ठीक है, इसमें देख लो या आप के आसपास जो रूम है उसमें विजन कर लो, तो 12 साइड होंगी। चलो भाई, तो ये पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन हमने डिस्कस किया, रिवाइज किया मतलब। इसके बाद क्या देखा था, इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था क्लास में, हाँ कोऑर्डिनेशन, क्या बेंजीन डेंसिटी, हाँ डेंसिटी। डेंसिटी में कोई समस्या, डेंसिटी का फॉर्मूला याद रखना है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज Z इंटू m अपॉन NA इंटू A³। Z बोलो क्या होता है, इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आपसे बोलेगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है तो Z की वैल्यू कितनी ले लोगे 1, और FCC बोलेगा तो, अरे FCC में कितना होता है Z 4। कैसे कैसे, ये सब एकदम रटा हुआ होना चाहिए। FCC में 4 नंबर कैसे आएगा, कॉर्नर पे भी पार्टिकल्स हैं और फेस के सेंटर पे भी पार्टिकल्स हैं। तो FCC में अगर निकालना है, FCC में कॉर्नर पे पार्टिकल्स वही 1/8 इंटू 8 प्लस फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन आधा और 6 फेस सेंटर, तो ये मिला के कितने हो गए 1 और 3 4। Z FCC के लिए 4, BCC के लिए, BCC के लिए 2। कैसे 2 भाई, कॉर्नर पे तो है ही पार्टिकल हर जगह, एक बॉडी सेंटर पे भी है, तो 1 + 1 = 2। और सिंपल क्यूबिक के लिए, सिंपल क्यूबिक के लिए 1, 1/8 इंटू 8 इज 1। तो डेंसिटी में Z तुम्हें पता चल गया, M क्या होता है मोलर मास, मोलर मास। सोडियम का मोलर मास कितना लोगे 23 होता है सोडियम के लिए, आयरन के लिए 56। वैसे क्वेश्चन में दिया होता है तो लोड लेने की जरूरत नहीं है। Na इज एवोगैड्रोस नंबर, है कि नहीं, 6.022 10⁻23। इसको अप्रोक्सीमेटली कितना ले लेना है 6 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और A³ इज वॉल्यूम, तो A जहां पे क्या है साइड या एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। क्या यूनिट सेल की एज लेंथ डायरेक्टली दी होती है अक्सर, नहीं, आपको रेडियस ऑफ पार्टिकल दिया होता है जनरली। क्यों रेडियस ऑफ पार्टिकल क्यों दिया होता है, क्योंकि रेडियस ऑफ पार्टिकल से क्या निकाल सकते हैं हम, एज लेंथ निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं भाई, आपको दिया होगा कि किस टाइप का यूनिट सेल है, सिंपल क्यूबिक है, फेस सेंटर्ड है या बॉडी सेंटर्ड है। तो अलग अलग टाइप के यूनिट सेल के लिए ए एज लेंथ और आर में रिलेशन अभी डिस्कस किया था हमने। अगर आर दिया है तुम्हें तो सिंपल क्यूबिक के लिए ए आ जाएगा,
बीसीसी के लिए ए आ जाएगा और एफसीसी के लिए ए आ जाएगा, है कि नहीं? तो जनरली क्या दिया होता है? रेडियस ऑफ पार्टिकल दिया होता है। रेडियस ऑफ पार्टिकल से क्या निकाल लेंगे? ए निकाल लेंगे इन तीनों फॉर्मूले को यूज करके, जो कि एकदम रटे हुए होने चाहिए। तो ए क्यूब पता चल गया, एन ए तुम जानते हो, मोलर मास एलिमेंट दिया है तो आपको पता है, और जेड यूनिट सेल का टाइप मेंशन होगा, डेंसिटी आ जाएगी। इन ये पैरामीटर्स, इनमें कोई भी एक अननोन हो सकता है ना। मोलर मास भी निकलवा सकता है, ऐसा क्वेश्चन भी हमने किया था, और डेंसिटी भी दे दे, मोलर मास भी दे दे और ए पूछे। हालांकि ऐसा क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी कम है, क्योंकि यहां क्या लेना पड़ेगा तुम्हें? क्यूब रूट लेना पड़ेगा, तो जेई मेन में तो नहीं आएगा। लेकिन आपको टेक्स्ट में कहीं बुक्स में ऐसे सवाल भी मिल सकते हैं जहां पे ए की वैल्यू निकलवाए, तो निकाल लोगे, है ना? बाकी सब दिया होगा। एक अननोन है, एक इक्वेशन है, कोई भी एक चीज निकाली जा सकती है। ए की वैल्यू पूछे, बाकी सब देके, जेई मेन में इस तरह का सवाल, जेई मेन या एडवांस में इस तरह का सवाल आना मुश्किल है, क्योंकि कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगी। क्यूब रूट निकालना आसान काम नहीं है, या तो कोई ऐसा नंबर बन रहा होगा। फिर इसके बाद क्या डिस्कस किया था हमने? पैकिंग फ्रैक्शन, तो तीनों टाइप की यूनिट सेल के लिए बता दिया। इसके बाद हम पैकिंग पे आ गए थे, टू डायमेंशनल पैकिंग, 2D पैकिंग पे। 2D पैकिंग, 2D पैकिंग दो टाइप की होती है। 1D तो छोड़ ही दो, उसमें क्या है? 1D तो किसी काम की नहीं है, उसमें तो एक स्फीयर एक लाइन में रखने, उसका कोई मतलब नहीं ज्यादा। 2D पे आ जाते हैं। 2D दो टाइप की होती है, एक तो 2D स्क्वायर पैकिंग, स्क्वायर पैकिंग इन 2D, और दूसरी हेक्सागोनल। दोनों को ये नाम क्यों दिए गए हैं जानते हो? क्योंकि स्क्वायर पैकिंग में जो यूनिट सेल बनता हुआ दिखेगा तुम्हें, वो कैसा दिखेगा? स्क्वायर शेप का। अरे दिखेगा कि नहीं? निकालो कॉपी में, कहां है स्क्वायर पैकिंग, ढूंढो जरा। 2 डायमेंशनल पैकिंग हेडिंग होगी उसके अंदर, देखो 2 डायमेंशनल पैकिंग। कॉपी नहीं लाए हो तुम? नोट्स नहीं बनाए? बैच नहीं मिला? बैठते तो तुम इसी क्लास में हो। हाँ, एक्सेस नहीं मिली अभी तुम्हें, तो क्लास में बना लिया करो बेटा। नुकसान किसका होगा इस सब में? तुम्हें क्या लग रहा है? जो ऐप की एक्सेस नहीं दे रहा उसका होगा, या मेरा होगा, या तुम्हारा होगा? तो फिर अपने नुकसान की भरपाई खुद ही करनी पड़ेगी ना। अभी तक तुम नोट्स नहीं बना रहे हो बेटा, तो कैसे काम चलेगा? फिर कैसे समझ में आएंगी चीजें? क्लास में ही बना लिया करो ना। इतना टाइम तो मैं देता ही हूं, ज्यादातर चीजें लिखाता हूं। अरे लिखाता हूं कि नहीं? नोट करने का टाइम भी देता हूं, तो क्लास में ही बना लिया करो, जब तुम्हें पता है कि घर जाके भी नहीं मिलने वाली है एक्सेस। तो क्या अभी क्लास के बाद आ जाना, पीपीटीज मैं शेयर कर दूंगा अभी हाल फिलहाल के लिए, जिससे नोट्स पढ़ पाओ। हाँ, हेक्सागोनल पैकिंग ट्रायगोनल भी तो बन सकती है, ऐसा कह रहा है ये। हाँ बिल्कुल, लेकिन उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालोगे, निकाल के बताओ जरा कितने आ रहे हैं? 3 आ जाएंगे ना, इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स यूनिट सेल के अंदर। निकालो। सबसे पहले कॉपी में देखो स्क्वायर पैकिंग को स्क्वायर पैकिंग क्यों कहते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। स्क्वायर पैकिंग हो गया, उसमें क्या होता है भाई? पार्टिकल्स लेफ्ट राइट और ऊपर नीचे कुछ एक ही जैसे अरेंज होते हैं। स्फीयर्स बगल बगल में हैं, और नीचे भी एक ही रो में एक ही लाइन में लगे हुए। मतलब पहली रो के जो खाली जगह थी, गड्ढे थे, उसके अंदर नहीं रखना है स्फीयर को। हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दे आर अलाइंड, एक ही लाइन में। तो ये स्क्वायर पैकिंग। और हेक्सागोनल पैकिंग में क्या करते हैं? हेक्सागोनल पैकिंग में क्या करना है?
ये जो खाली जगह दिख रही है तुम्हें, ये खाली जगह, यहां पे दूसरी रो के पार्टिकल्स को रखने की कोशिश करते हैं। दूसरा पार्टिकल यहां रखा जाता है, ऊपर वाली रो के पार्टिकल के ठीक नीचे नहीं होता है, इसलिए इस टाइप की पैकिंग को तो क्या बोल देते हैं, ए टाइप पैकिंग, स्क्वायर पैकिंग या ए टाइप पैकिंग। और हेक्सागोनल पैकिंग इन टू डायमेंशनल को क्या बोल देते हैं, ए बी टाइप पैकिंग, क्योंकि पहली रो और दूसरी रो अलाइंड नहीं है, डिफरेंट है ना, थोड़ी खिसकी हुई है दूसरी रो, और थर्ड रो इज एग्जैक्टली अलाइंड विद फर्स्ट रो, इसलिए ए बी टाइप पैकिंग एंड सो ऑन। तो इन सब में हमने पैकिंग एफिशिएंसी वगैरह कैलकुलेट कर ली थी, है ना। एक बार रिवाइज कर लो जल्दी से, जल्दी से एक बार देख लो 2 डायमेंशनल पैकिंग, फिर 3 डायमेंशनल पैकिंग पे आगे बढ़े। तुम्हें मिल गया अपने सवाल का जवाब, 1 आ रही है। ये कह रहा है कि ऐसा भी तो यूनिट सेल ले सकते हैं, यही कहना चाह रहे हो तुम? तो बोला ट्रायंगुलर पैकिंग हो जाएगी, यही सवाल है ना। तो अगर ये यूनिट सेल लिया, इसको रिपीटेशन माने, तो जो यहां इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे वो फ्रैक्शनल आएंगे। ये बताओ, इस पार्टिकल को देखो, जिसको मैं कलर कर देता हूं थोड़ा, ये पार्टिकल कितने पार्टिकल्स से टच कर रहा है, कितने पार्टिकल से टच कर रहा है, 6 पार्टिकल से कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। इसके चारों तरफ कितने पार्टिकल्स रखे हुए हैं, 6 पार्टिकल, 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे कितने यूनिट सेल बन जाएंगे जिनमें ये पार्टिकल कॉमन होगा, 6 यूनिट सेल बन जाएंगे। आ रही है बात समझ में? एक ऐसे बनेगा, ठीक, एक ऊपर, ऐसी 6 यूनिट सेल बन जाएंगे यहां पे, 6 यूनिट सेल जिनमें इक्वली शेयर्ड होगा। अब इस यूनिट सेल के अंदर, ट्रायंगुलर यूनिट सेल के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, 3 पार्टिकल, और हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना, 1/6। तो कितना हो गया, इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल इज 1/2। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी यूनिट सेल में फ्रैक्शनल आई, ये एक्सेप्टेड नहीं है, इसलिए इस यूनिट सेल को कंसिडर नहीं किया जाता। ठीक है, अगर सवाल बना के तुम्हें दे दे, ये सवाल बना सकता है, कैसा एक यूनिट सेल बनाया, एक यूनिट सेल बना दिया कोई किसी और तरीके का, और आपसे कैलकुलेट करवाए बस, वो कोई इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालो, तो निकालना आना चाहिए। एक ए यूनिट सेल बना दिया और एक यूनिट सेल बना दिया, जैसा कि हम हेक्सागोनल बनाते हैं, हेक्सागोनल यूनिट सेल ही कंसिडर करते हैं ना इसके अंदर, हेक्सागोनल पैकिंग के अंदर बना होगा तुम्हारी कॉपी में। तो एक यूनिट सेल हो गया ये वाला, और बोले कि इनके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताओ, एक और कोई बना दे उसका जैसा मन करे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना तो आना चाहिए। तो ट्रायंगल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना बता दिया मैंने, कितना कितना आएगा, हाफ, अरे है कि नहीं। और हेक्सागोनल में कितना आ जाएगा, हेक्सागोनल जो यूनिट सेल लेते हैं हम, कॉपी में भी लिखा होगा तुम्हारी, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना, हर एक पार्टिकल कितने पार्टिकल से सराउंडेड है हेक्सागोनल पैकिंग में, 6। तो 6 कॉर्नर है, और हर एक कॉर्नर शेयर्ड बिटवीन 3 यूनिट सेल्स, 6 कॉर्नर्स हैं टोटल। और ये वाला पार्टिकल कितने यूनिट सेल्स के बीच में कॉमन है, बोलो
इस वाले पार्टिकल को, मैं व्हाइट वाले पार्टिकल को कंसिडर कर रहा हूं, कितने यूनिट सेल के बीच में कॉमन हो गया? एक तो बना दिया मैंने, एक हेक्सागन ऐसा होगा कहीं नीचे और एक हेक्सागन ऊपर, समथिंग लाइक दिस। तो ये वाला पार्टिकल, व्हाइट वाला पार्टिकल 3 यूनिट सेल के बीच में बराबर डिवाइडेड है, मतलब हर एक में कितना 1/3, और कितने टोटल कॉर्नर 6, प्लस जो बीच में है वो तो पूरा का पूरा है। ये सब लिखा है ना कॉपी में? तो इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए? 3। ठीक, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिफरेंट टाइप के यूनिट सेल्स में कैलकुलेट करने को बोल सकता है। चलो, तो अब आ जाते हैं, हमने फिर इसके बाद 3 डायमेंशनल पैकिंग भी स्टार्ट कर दी थी, और 3 डायमेंशनल पैकिंग में आपको समझाया था कि एक स्क्वायर पैक्ड लेयर है 2 डायमेंशन में, ये कंचे स्फीयर्स 2 डायमेंशन में कुछ इस तरीके से अरेंज्ड है, इसके ठीक ऊपर आप दूसरी लेयर रख दो, एक एक कंचा ऊपर रख दो इसके, एक एक कंचा ऊपर रख दो इसके, तो कौन सी पैकिंग बन जाती है? अरे एक पार्टिकल के ठीक ऊपर दूसरा पार्टिकल रखा हुआ है, ठीक ऊपर दूसरा पार्टिकल रखा हुआ है, तो ये तो सिंपल क्यूबिक पैकिंग बन गई ना, सिंपल क्यूबिक पैकिंग। एक स्क्वायर पैकिंग, स्क्वायर पैक्ड लेयर के ठीक ऊपर जब दूसरी स्क्वायर पैक्ड लेयर रखी जाएगी तो पैकिंग कौन सी बन जाती है? सिंपल क्यूबिक। ये नोट करा दिया था, लिखा दिया था। तो अब हम दूसरे केस पे बढ़ते हैं, कौन सा? जब आप 2 डायमेंशन में हेक्सागोनल पैक्ड लेयर लोगे, जैसे ये बनी हुई है, और इसके ऊपर दूसरी हेक्सागोनल पैक्ड लेयर रखी जाएगी, दूसरी हेक्सागोनल पैक्ड लेयर, तो किस टाइप की पैकिंग बनेगी, ये अब डिस्कस करते हैं। ये बताओ कि अगर हेक्सागोनल पैक्ड लेयर है, मतलब तुमने कंचों को एक थाली में सजा लिया कुछ इस तरीके से, इस वे में, और एक लेयर बना ली कंचों की, अब दूसरा कंचा मैं लेके आया, उसको एक स्फीयर के ऊपर रखने की कोशिश कर रहा हूं, वो उसी पे टिका रहेगा या लुढ़क के गड्ढे में आ जाएगा? अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इमेजिन करो एक कंचों की लेयर है, सब इस तरीके से अरेंज्ड हैं हेक्सागोनल वे में, मैंने इस पार्टिकल के ठीक ऊपर दूसरा कंचा रखा ऊपर, ये सब सारे के सारे कहां हैं? एक लेयर में, एक थाली में सजे हुए। उस थाली में अब दूसरी लेयर बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, तो पार्टिकल के ठीक ऊपर दूसरा पार्टिकल रखूंगा तो वो लुढ़क के अपने आप कहां जाएगा? इन दो, यहां पे, यहां एक गड्ढा सा होगा, एक डिप्रेशन होगा, यहां भी एक डिप्रेशन होगा, यहां एक डिप्रेशन होगा, अपने आप लुढ़क के दूसरी लेयर का पार्टिकल कहां जाएगा? उस गड्ढे में, उस डिप्रेशन में आ जाएगा, उस वॉइड में आ जाएगा। तो अब वही वाला केस डिस्कस करते हैं कि एक हेक्सागोनल लेयर है, दूसरी भी हेक्सागोनल लेयर है, उनको एक दूसरे के ऊपर रख रहे हैं, किस तरह का अरेंजमेंट हमें दिखेगा। तो 3D पैकिंग हेडिंग आपकी डली हुई थी, उसी में अब कंटिन्यू करो। सेकंड केस 3D पैकिंग में, पहला केस क्या था? फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर पैक्ड लेयर, और अब सेकंड केस आ गया फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर। और 3D पैकिंग पढ़ने के लिए एकदम 3D का चश्मा लगा लो आंखों पे, पूरे दिमाग के तार वार सब खोल लो अपने, यहां पे आपको इमेजिन करना पड़ेगा। बोर्ड पे मैं पूरा समझाऊंगा, लेकिन साथ साथ समझते चलना, और जहां समझ में ना आए वहां एक बार दोबारा पूछ लेना, नहीं तो सब कुछ फिर गोलमोल हो जाएगा थोड़ी देर बाद, सारे स्फीयर एक जैसे लगने लगेंगे। हेडिंग डालो बस, तुम अभी सिर्फ हेडिंग डालनी है। फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल, जो मैंने अंडरलाइन किया सिर्फ उतना लिखना है, फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर, इतना नोट कर लो, फिर अब समझते हैं। अब आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में एक हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर बनानी है 2 डायमेंशन में। तो उसके लिए मैंने बोला था कि सिक्का लेके आना, लेके आए हो? है किस सबके पास? अगर है तो निकाल लो, नहीं तो फिर ऐसी बनाने की कोशिश करो। स्फीयर थोड़े अच्छे से बनाना, सर्कल बनाना है, थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करने की कोशिश करो। क्या बना रहे हैं हम? हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर बना रहे हैं 2 डायमेंशन में। सुंदर सी बनाने की कोशिश करो, क्योंकि अभी एक के ऊपर एक लेयर रखी जाएगी। मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं, आप अपनी कॉपी में ड्रॉ करो साथ साथ। सिक्का है तो सिक्का निकाल लो।
आज एसी नहीं चल रहा क्या? हाँ, पीछे नहीं चल रहा है ना? हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर कैसे बनाओगे? पहले ऐसे 4 स्फीयर रख लो, उसके बाद पहली रो के गड्ढे में जहां खाली जगह है वहां दूसरा स्फीयर प्लेस करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक। फिर तीसरी रो कहां लेके जाओगे? तीसरी रो कहां लेके जाओगे? सेकंड लेयर के गड्ढे में। अरे आगे नहीं, ऐसे। तो तीसरी लेयर किसके जैसी हो जाएगी? तीसरी रो सॉरी किसके जैसी हो जाएगी? बिल्कुल फर्स्ट रो के जैसी। देखो फर्स्ट और थर्ड रो को देखो, ये रही फर्स्ट रो और ये रही थर्ड रो। फर्स्ट और थर्ड का स्फीयर एकदम ऊपर नीचे मिलेंगे आपको, और सेकंड का आमने सामने नहीं है, वो साइड में है थोड़ा। सेकंड का स्फीयर ठीक किसके ऊपर होगा? फोर्थ रो के स्फीयर के ऊपर होगा। सेकंड और फोर्थ एक ही जैसे, इसलिए इसको एबी टाइप पैकिंग कहते हैं। ऐसा कुछ बना लो कॉपी में, थोड़े बड़े पार्टिकल बनाओ बेटा, माइक्रोस्कोप से नहीं देखना है, थोड़े बड़े पार्टिकल बना लो। बड़े पेज पे बनाओ, थोड़ा आधा पेज लो कम से कम, उस पे ऐसी हेक्सागोनल लेयर बना दो। अभी हमें 2-3 लेयर रखनी है इसके ऊपर। अब दूसरी लेयर प्लेस कर रहे हैं तो उसका कलर डिफरेंट ले लेते हैं जिससे क्लियरली दिखे। और एक लेयर और बना लेते हैं, तीसरी लेयर भी रखनी पड़ेगी। आपको नहीं बनाना है, आपको क्या करना है ये बताता हूं मैं। अब देखो, ये हो गई हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर इन 2 डायमेंशन। अब हमें एक कंचों की लेयर के ऊपर दूसरा कंचा रखना है, ऊपर उसके बगल में नहीं, नीचे नहीं, कहां रखना है? ऊपर। तो एक स्फीयर को उठाओ, एक स्फीयर को उठाओ और कहां प्लेस करोगे? कहां प्लेस करोगे? इसके गड्ढे में। पहली लेयर का डिप्रेशन कहां है? ये रहा। अरे आगे नहीं, ये वॉइड है। कौन से टाइप का वॉइड होगा? लास्ट क्लास में मैंने आपको टाइप्स ऑफ वॉइड बताए थे। ये कौन से टाइप का वॉइड है? दिस ट्राइंगुलर वॉइड। अरे आगे नहीं, तो ये बताओ, इसमें क्या तुम्हें बहुत सारे ट्राइंगुलर वॉइड दिख रहे हैं? क्या इस हेक्सागोनल लेयर में बहुत सारे ट्राइंगुलर वॉइड दिख रहे हैं? दिख रहे हैं। क्या सारे के सारे ट्राइंगुलर वॉइड एक ही जैसे हैं? क्या सारे के सारे ट्राइंगुलर वॉइड एक ही जैसे हैं? सारे एक जैसे नहीं है। यहां पे 2 टाइप के ट्राइंगुलर वॉइड मैं देख सकता हूं। कैसे? देखो, ये वाला ट्राइंगुलर वॉइड, इसकी चोंच कहां है? ऊपर की तरफ है कि नहीं? ये अगर ए टाइप का ट्राइंगुलर वॉइड है तो ये भी ए टाइप का ही ट्राइंगुलर वॉइड है, ये भी ए टाइप का ट्राइंगुलर वॉइड है। लेकिन इस, इधर देखो सब लोग, लेकिन इस ट्राइंगुलर वॉइड की चोंच कहां है? नीचे की तरफ। इसका एपेक्स कहां है? नीचे की तरफ। तो इसको क्या बोल सकते हैं? बी टाइप का ट्राइंगुलर वॉइड। ये भी क्या हो गया? बी टाइप का। ये भी बी। फिर से कौन मिलेगा? ए। या अगर आप एक लाइन में चलना शुरू करोगे तो देखो, इधर ए, फिर नीचे की तरफ बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी एंड सो ऑन। तो ऑल्टरनेट वॉइड्स, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो 2 टाइप के ट्राइंगुलर वॉइड्स हैं, एक की चोंच ऊपर है, एक की चोंच नीचे है। तो मैं ए टाइप के ट्राइंगुलर वॉइड्स को अपर ट्राइंगुलर वॉइड कह देता हूं,
अपर ट्रायंगुलर वॉइड, ऊपर की तरफ, और बी वाले हो गए लोअर ट्रायंगुलर वॉइड, नीचे की तरफ। अब सेकेंड लेयर का एक स्फीयर, सेकेंड लेयर में मुझे स्फीयर रखना है, सब लोग इधर देखेंगे। सेकेंड लेयर के स्फीयर को उठा के अब फर्स्ट लेयर के ऊपर प्लेस कर रहा हूं। तो मान लो मैंने ए टाइप के वॉइड के ऊपर रखा पिंक कलर का स्फीयर जो कि सेकेंड लेयर है, और व्हाइट लेयर फर्स्ट लेयर है और पिंक सेकेंड लेयर। तो ए टाइप के ऊपर अगर मैंने रख दिया एक स्फीयर, तो क्या दूसरा मैं पिंक स्फीयर बी टाइप के वॉइड के ऊपर रख पाऊंगा? क्या जा पा रहा है ये तो ऐसे ऐसे होता तो जाता। अब ये दोनों स्फीयर है, सॉलिड पार्टिकल है, क्या एक दूसरे में घुस पाएंगे? ये नहीं घुस पाएंगे ना, ओवरलैप कर रहे हैं, तो इधर तो जगह ही नहीं है यहां रखने की। तो अगर मैंने एक बार एक पार्टिकल ए के ऊपर रख दिया, तो दूसरा पार्टिकल अपने आप कहां जाएगा? ए के ऊपर या बी के ऊपर? ए के ऊपर। और अगर बी के ऊपर रख देता मैं एक पार्टिकल, अगर इस पहले पार्टिकल को बी टाइप के वर्ड के ऊपर रखा जाता, ठीक है, रख रहा है, दिख गया सबको, तो दूसरा पिंक पार्टिकल भी अब कहां जाएगा? बी के ऊपर ही जाएगा, ए फिर खाली रहेंगे। इसका मतलब जो दो टाइप के ट्रायंगुलर वॉइड्स हैं, उनमें से कोई एक ही टाइप ऑक्यूपाई किया जा सकता है बाय द पार्टिकल्स ऑफ सेकेंड लेयर। अरे आया समझ में? दूसरे लेयर के पार्टिकल या तो ए टाइप के ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर रखे जा सकते हैं या फिर बी टाइप के ट्रायंगुलर वॉइड के, किसी के भी ऊपर रख दो, उससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारे के सारे ट्रायंगुलर वॉइड का साइज वगैरह तो सब कुछ सेम ही होगा, बस उनका ओरिएंटेशन अलग है, कुछ ऊपर की तरफ ओरिएंटेड है, कुछ नीचे की तरफ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप किसी भी टाइप के ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर फर्स्ट लेयर के दूसरी लेयर का पार्टिकल रख सकते हो। तो बताओ किस पे रख दें? ए पे ही रख देते हैं, फिर ए टाइप के ट्रायंगुलर वॉइड पे ही रखते हैं सेकेंड लेयर को। तो अब तुम सेकेंड लेयर ड्रॉ करना शुरू करो। दूसरा पेन ले लो, पेन नहीं तो पेंसिल, जो भी है उसको डिफरेंट कलर से बनाओ, नहीं तो कोई समझ में नहीं आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। उससे अच्छा तो बनाओ ही मत, देख ही लो अगर अलग दूसरे कलर का पेन नहीं है तो। अब अगर सेकेंड लेयर को बनाना शुरू करें हम, हाँ भैया चलवा दो यार। अब सेकेंड लेयर ड्रॉ करते हैं, सेकेंड लेयर को रखते हैं फर्स्ट लेयर के ऊपर। इधर देखो सब लोग, देखो ये जा रही है सेकेंड लेयर, ये गई, और इसको मैंने अगर पार्टिकल्स को किसी भी एक टाइप के वर्ड के ऊपर रख दिया, कौन से वर्ड ऑक्यूपाई हो गए अभी? ए टाइप के हो गए कि नहीं? ए टाइप के ट्रायंगुलर वर्ड के ऊपर पिंक पार्टिकल आ गया, तो सारे के सारे देखो ऐसे ट्रायंगुलर वर्ड जिनकी चोंच ऊपर की तरफ थी, वो सारे के सारे ऑक्यूपाई हो गए। जिनकी चोंच ऊपर की तरफ थी वो सारे के सारे ऑक्यूपाई हो गए, उन पे सेकंड लेयर का पार्टिकल रखा जा चुका है। तो आप ऐसा ही कुछ बनाने की कोशिश करो। थोड़ा बड़ा स्फीयर बनाने को बोला था ना बेटा, घर पे जाके बना लेना। चलो जिन लोगों के पास अभी सुविधा उपलब्ध नहीं है वो एक बार पीपीटी देके घर पे जाके बना लेना और कॉइन का सहारा ले लेना। तो चलो अब इधर देखो, सब लोग अब इधर देखेंगे एक बार,
ये सेकेंड लेयर तुम्हें दिख रही है फर्स्ट लेयर के ऊपर। अब जब सेकेंड लेयर रखी जा चुकी है, क्या हुआ, नहीं चलेगी इसी? देख लो एक बार पूछ लो जरा बाहर जाके। अब देखो, अब दिमाग के जरा अपने थोड़ी तरंगे को दौड़ाओ और देखो कि ये मेरी फिंगर को फॉलो करेंगे सब लोग। ये फर्स्ट स्फीयर, ये सेकंड स्फीयर और ये थर्ड स्फीयर, तीन वाइट स्फीयर, तीन पहली लेयर के स्फीयर, उनके ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर जब एक दूसरी लेयर का स्फीयर रखा जा चुका है, ये वाला, तो ये जो वॉइड बन गया, ये कैसा वॉइड बन गया? टेट्राहेड्रल बन गया। अरे बन गया कि नहीं? लास्ट क्लास याद है? टेट्राहेड्रल वॉइड कैसा होता है? एक लेयर के तीन स्फीयर ट्रायंगल बना रहे हैं और उसके ऊपर गड्ढे में क्या रख दिया हमने? एक और स्फीयर रख दिया। तो उन इस चारों स्फीयर्स के सेंटर को जब ज्वाइन कर देंगे तो शेप कैसा बन जाता है? टेट्राहेड्रल। मतलब ए टाइप के ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर जब एक पार्टिकल रख दिया गया तो वो वॉइड कैसा हो गया अब? अरे हो गया कि नहीं हो गया? टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया। अच्छा, और बताओ इस सेकंड लेयर में, अब पिंक लेयर में और टेट्राहेड्रल वॉइड कहां कहां है? क्या ये एक टेट्राहेड्रल वॉइड है जो मैं इंडिकेट कर रहा हूं? इज दिस अ टेट्राहेड्रल वॉइड? बोलो। सेकंड लेयर में टेट्राहेड्रल वॉइड है ये। कैसे टेट्राहेड्रल वॉइड है? तीन पिंक स्फीयर है, तीन पिंक स्फीयर सेकंड लेयर के, और नीचे उसके क्या रखा हुआ है? व्हाइट स्फीयर। मतलब चार पार्टिकल्स हो गए और उनसे बनने वाला वॉइड क्या कहलाएगा? टेट्राहेड्रल वॉइड। तो सेकंड लेयर में टेट्राहेड्रल वॉइड हम ढूंढ रहे हैं। सेकंड लेयर में कहां कहां टेट्राहेड्रल वॉइड है? ये रहा टेट्राहेड्रल वॉइड, ये रहा टेट्राहेड्रल वॉइड, ये है टेट्राहेड्रल वॉइड, दिस इज ऑल्सो अ टेट्राहेड्रल वॉइड, ये भी टेट्राहेड्रल वॉइड है। आया सबको समझ में? क्या टेट्राहेड्रल वॉइड सेकंड लेयर में हम देख रहे हैं। सेकंड लेयर में तो सेकंड लेयर के तीन पार्टिकल देखो और उनके नीचे तुम्हें कौन मिलेगा? फर्स्ट लेयर का एक पार्टिकल मिलेगा। टेट्राहेड्रल वॉइड बन गए। क्या सिर्फ टेट्राहेड्रल वॉइड ही है सेकंड लेयर में या कोई और भी वॉइड है? ऑक्टाहेड्रल भी दिख रहे हैं क्या? अच्छा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनते हैं बताया था क्या? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में एक लेयर में तीन पार्टिकल्स होते हैं तो उनसे एक ट्रायंगुलर वॉइड बनता है और फिर एक इसके ऊपर दूसरी लेयर रखते हैं जिसके तीन पार्टिकल्स होते हैं। ये रहे तीन, उनका ट्रायंगुलर वॉइड भी होता है। और ये पूरी तरह से ओवरलैप कर रहे होते हैं क्या? पूरी तरह से ओवरलैप नहीं कर रहे होते। भूल गए लग रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड सब। कॉपी खोल के देखो एक बार, कॉपी खोलो, टाइप्स ऑफ वॉइड निकालो, टाइप्स ऑफ वॉइड निकालो जरा, टाइप्स ऑफ वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड मिल गया आपको? टेट्राहेड्रल वॉइड चार पार्टिकल से मिलकर बनता है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड छह पार्टिकल से मिलकर बनता है, जिसमें कि दो ट्रायंगुलर वॉइड्स होते हैं बट वो पूरी तरह से ओवरलैप नहीं करते। एक ट्रायंगुलर वॉइड की चोंच अगर ऊपर है, एक ट्रायंगुलर वॉइड की एक चोंच अगर ऊपर है तो दूसरे ट्रायंगुलर वॉइड की चोंच कहां होती है? नीचे की तरफ। तो इस तरह के वॉइड जरा ढूंढो अब सेकंड लेयर में कहां कहां है। देखो सेकंड लेयर में ट्रायंगुलर वॉइड, ये जो जहां बी लिखा हुआ है, जहां बी लिखा हुआ है वहां पे पिंक पार्टिकल्स एक ट्रायंगुलर वॉइड बना रहे हैं जिसकी चोंच कहां है? ऊपर की तरफ। अरे है कि नहीं? ऊपर की तरफ। और नीचे वाली लेयर जो व्हाइट स्फीयर्स हैं, व्हाइट स्फीयर्स, वो भी एक ट्रायंगुलर वॉइड बना रहे हैं जिसकी चोंच कहां है? नीचे की तरफ। देखो जहां बी लिखा हुआ है
वहां एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहा है। कैसे बन रहा है? अरे इधर देखो क्या चल रहा है। तो मतलब उसमें ही मजे लेने, उसको लिख लेने दो, तुम अपना लिख लो, वो जब लिख रहा है तुम यहां देख लो। इधर देखो, ये बी जहां लिखा हुआ है वहां ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहा है। सबको समझ में आया? क्योंकि पिंक लेयर ने एक ट्रायंगुलर वॉइड बनाया जिसकी चोंच ऊपर की तरफ, और व्हाइट लेयर ने एक ट्रायंगुलर वॉइड बनाया जिसकी चोंच नीचे की तरफ। ऐसे जब दो ट्रायंगुलर वॉइड ओवरलैप करते हैं अपोजिट ओरिएंटेशन में तो क्या बन जाता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन जाता है। इसका मतलब ये एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। यहां ओ लिख देता हूं। अब मैं कलर दूसरा ले लेते हैं, पिंक पे ये दिख नहीं रहा, तो ये एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन गया। और बोलो, और कहां है ऑक्टाहेड्रल वॉइड? ये भी एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। अरे है कि नहीं? यहां भी एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन जाएगा। और कहां है? ये रहा एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये रहा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये रहा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, एंड सो ऑन। तो यहां भी इसी तरह से होगा। तो इसका मतलब सेकंड लेयर में अब कितने टाइप के वॉइड हो गए? कितने टाइप के वॉइड हो गए? दो टाइप के वॉइड। कौन कौन से? एक तो टेट्राहेड्रल वॉइड जो येलो कलर से लिखे हुए हैं, और दूसरे ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो कि दूसरे हो गए ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो कि रेड कलर से मैंने मार्क किए हैं। ठीक, तो अब अगर थर्ड लेयर प्लेस करनी है, अरे 3D में प्लेस कर रहे हैं तो बहुत सारी लेयर होंगी ना एक के ऊपर एक। अब मुझे थर्ड लेयर अगर रखनी है सेकंड लेयर के ऊपर, तो कितने ऑप्शन मिलेंगे मुझे? दो ऑप्शन कि थर्ड लेयर का पार्टिकल कहां रखा जा सकता है। या तो सेकंड लेयर के टी वॉइड पर रखा जा सकता है, रखा जा सकता है। तो रखो जरा, सेकंड लेयर के टी वॉइड पर रखते हैं। थर्ड लेयर, थर्ड लेयर की बात कर रहे हैं तो मैं एक ग्रीन पार्टिकल उठा के लाता हूं। ये रहा ग्रीन पार्टिकल। देखो इधर, ग्रीन पार्टिकल को फॉलो करो। और कहां रख दिया इसको? टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर रख दिया। देखो टी वॉइड जहां दिख रहा है, टी जहां बना हुआ है, वहां अगर ग्रीन पार्टिकल रख दूं तो ये ठीक किसके ऊपर आ गया? व्हाइट स्फीयर के ऊपर आ गया कि नहीं आ गया? और व्हाइट स्फीयर क्या था? फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर या थर्ड लेयर? फर्स्ट लेयर। इसका मतलब जो ग्रीन लेयर है, थर्ड लेयर है, वो एग्जैक्टली किससे ओवरलैप कर जाएगी? फर्स्ट लेयर से। कब ओवरलैप कर जाएगी? जब थर्ड लेयर के पार्टिकल को कहां रखा जाए? सेकंड लेयर के टेट्राहेड्रल वॉइड में रखा जाए। तो अगर सेकंड लेयर के टेट्राहेड्रल वॉइड में पार्टिकल रखा तो थर्ड लेयर इज एग्जैक्टली आइडेंटिकल विथ फर्स्ट लेयर। ऐसे ही फोर्थ लेयर किसके जैसी हो जाएगी? सेकंड लेयर के जैसी। तो इस टाइप की पैकिंग को क्या बोल देंगे? पहली लेयर ए टाइप की है, दूसरी लेयर उससे अलग है, तो उसको बी टाइप मान लो। अरे 3 डायमेंशन में हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। एक हेक्सागोनल लेयर थी, वो ए टाइप की लेयर हो गई। पूरी लेयर की बात कर रहे हैं, पूरी लेयर ए टाइप की लेयर। उसके गड्ढे में हमने रखा बी टाइप की लेयर, तो वो नीचे वाली से डिफरेंट है। इसका मतलब बी टाइप की लेयर हो गई। नीचे वाली ए, दूसरी बी, और तीसरी वाली लेयर फिर से किसके जैसी है? एकदम फर्स्ट लेयर के जैसी। तो फर्स्ट और थर्ड एक जैसी हो गई, तो ए फिर से रिपीट हो गया। फिर फोर्थ लेयर किसके जैसी होगी? सेकंड लेयर के जैसी। तो सेकंड फिर से रिपीट हो गया, मतलब बी फिर से रिपीट हो गया। तो कौन सी पैकिंग बन जाएगी ये? ए बी पैकिंग। ए बी पैकिंग बन जाएगी। कब बन जाएगी? जब थर्ड लेयर का पार्टिकल सेकंड लेयर के टेट्राहेड्रल वॉइड में प्लेस किया जाए। ये सब यहां स्लाइड में तुम्हें मिल जाएगा। देखो ये मैंने लिख रखा है जो जो हमने आज अभी तक समझा। 3 डायमेंशनल पैकिंग, स्फीयर्स ऑफ सेकंड लेयर के स्फीयर्स दे आर प्लेस्ड इन डिप्रेशंस ऑफ फर्स्ट लेयर। ठीक है, डिप्रेशंस मतलब कौन से वॉइड? ट्रायंगुलर वॉइड, ट्रायंगुलर वॉइड, ट्रायंगुलर वॉइड। फर्स्ट लेयर के जो ट्रायंगुलर वॉइड है उसमें सेकंड लेयर के स्फीयर को रखना है। कितने टाइप के ट्रायंगुलर वॉइड्स होते हैं फर्स्ट लेयर में? 2 टाइप के। अरे बताया था ना, कौन कौन से? अरे गधे,
ट्राइंगुलर वॉइड की बात हो रही है। टेट्राहेड्रल ट्राइंगुलर वॉइड का टाइप है नहीं, फर्स्ट लेयर। फिर से शुरुआत से पहली लेयर की भी बात हो रही है। पहली लेयर में बताया था मैंने दो टाइप के ट्राइंगुलर वॉइड हैं। कौन से? अपर ट्राइंगुलर और लोअर ट्राइंगुलर। तो अपर ट्राइंगुलर वॉइड दो टाइप के हो गए, अपर ट्राइंगुलर वॉइड और लोअर ट्राइंगुलर वॉइड। अपर ट्राइंगुलर वॉइड एंड लोअर ट्राइंगुलर वॉइड। फिर क्या लिखा हुआ है? ओनली वन टाइप ऑफ ट्राइंगुलर वॉइड इन द फर्स्ट लेयर आर कवर्ड बाय द स्फीयर ऑफ सेकेंड लेयर। ऐसा ही होता है कि या तो अपर ट्राइंगुलर वॉइड ऑक्यूपाई हो सकते हैं या फिर लोअर ट्राइंगुलर वॉइड। ठीक है, ये सब तुम्हारे सामने है, घर जाके नोट कर लेना या अभी करना है? अभी कर लो, चलो अभी करो। हेक्सागोनल लेयर तुमने बना ली, उसके बाद ये नोट कर लो कि फर्स्ट लेयर में क्या सिचुएशन है। दिस इज, ऐसे डाल लो हेडिंग, सिचुएशन इन फर्स्ट लेयर। फर्स्ट लेयर की कहानी। सिचुएशन इन फर्स्ट लेयर। अब तो चल रहा है ना एसी, बंद कर दो। सॉलिड स्टेट चैप्टर के अंदर पूरा आपको इमेजिनेशन बहुत सारा करना होता है, इसलिए साथ साथ एकदम चलना है। जो मैं बोल रहा हूं वो एकदम साथ साथ फॉलो करो, तो इमेजिन करना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब तो एकदम 3D चल रहा है, तो धुआं तो नहीं निकल रहा है ना? सब बढ़िया है, टेम्परेचर बढ़िया, ठीक। So there are two types of triangular voids in first layer, upper triangular, lower triangular. Only one of them can be occupied. आगे बढ़े अब। Only one of them can be covered. ठीक है, वो समझा दिया आपको। नेक्स्ट, अब सेकेंड लेयर में क्या कहानी है? जो मैंने आपको बताया वो यहां पे लिखा हुआ है कि सिचुएशन इन सेकेंड लेयर क्या है भाई। If a sphere of second layer is above the void of first layer, तो टेट्राहेड्रल void बन जाता है। सेकेंड लेयर का स्फीयर अगर ये रहा, सेकेंड लेयर का स्फीयर अगर फर्स्ट लेयर के void के ऊपर होगा तो टेट्राहेड्रल void बन जाएगा। और अगर फर्स्ट लेयर का void दूसरे लेयर के भी ट्रायंगुलर वॉइड से ओवरलैप करेगा तो कौन सा वॉइड बन जाएगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन जाएगा। ठीक है, तो सिचुएशन इन सेकेंड लेयर हेडिंग डालो और ये घर जाके नोट करना, थोड़ी सी जगह छोड़ दो, 1 और 2 पॉइंट घर जाके नोट करना। सिचुएशन इन सेकेंड लेयर, सब मैंने समझा दिया आपको कि दो टाइप के वॉइड बन रहे हैं सेकेंड लेयर में, टेट्रा और ऑक्टा। ये घर जाके नोट कर लेना, बस हेडिंग डाल के छोड़ दो। ठीक है, अब कहानी आई प्लेसिंग थर्ड लेयर। अब हेडिंग डालो, प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर द सेकेंड लेयर। सिचुएशन इन सेकेंड लेयर आपने हेडिंग डाली, थोड़ी जगह छोड़ी जिसमें 2 पॉइंट घर जाके नोट करने हैं।
क्योंकि मुझे अभी क्लास खत्म होने से पहले कवर करना है ये चीज, नहीं तो फिर से शुरू करना पड़ेगा ABCD। तो अब क्या है भाई, प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर सेकेंड लेयर। तो दो पॉसिबिलिटी है, मैंने तुम्हें बताया। पहली पॉसिबिलिटी हमने डिस्कस कर ली, क्या अभी, थर्ड लेयर। थर्ड लेयर का मतलब ग्रीन लेयर, थर्ड लेयर इज ग्रीन लेयर। तो ग्रीन लेयर को कहां कहां रखना चाहते हैं हम? ग्रीन लेयर को टेट्राहेड्रल वॉइड में। तो ग्रीन लेयर अगर टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएगी तो फर्स्ट लेयर के जैसी हो जाएगी थर्ड लेयर। ठीक, ये कहानी लिखी हुई है कि अगर थर्ड लेयर को टेट्राहेड्रल वॉइड में प्लेस किया गया, कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स, if tetrahedral void of the second layer का tetrahedral void is covered by spheres of third layer, spheres of third layer अगर tetrahedral void में गए तो थर्ड लेयर के स्फीयर्स एग्जैक्टली अलाइंड विथ फर्स्ट लेयर, और पैकिंग कौन सी बन गई? AB पैटर्न बन गई। इसको नोट करो, AB पैटर्न। तो लिखो हेडिंग, प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर सेकेंड लेयर, जिसमें पहला केस हम डिस्कस कर रहे हैं, AB पैकिंग। AB पैकिंग को ही दूसरा नाम दिया है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और HCP। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम याद रखना है। HCP इज AB पैकिंग इन 3 डायमेंशन। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP, ये किसकी बात हो रही है? 2 डायमेंशन की या 3 डायमेंशन की? 3 डायमेंशन। HCP in 3D, HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। थ्री डी में बन जाएगा। तो ये पहला केस डिस्कस कर लिया हमने कि जब सेकेंड लेयर के टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर किया था थर्ड लेयर के स्फीयर से। सबने नोट कर लिया ये चीज? अब दूसरा केस क्या है भाई? दूसरा केस क्या है कि सेकेंड लेयर में हमारे पास दूसरे टाइप के वॉइड कौन से थे? इसको हटाओ यहां से। ऑक्टाहेड्रल वॉइड है हमारे पास दूसरे टाइप के। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर अगर मान लो थर्ड लेयर का स्फीयर रखा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां है? कोई भी ले, ओ ले लो जहां बना हुआ है, ये रख दिया मैंने ओ टाइप के वॉइड के ऊपर। देखो रख दिया। ऐसे ही दूसरा स्फीयर भी रख सकते हैं, तो वो दूसरे ओ टाइप के वॉइड के ऊपर चला जाएगा। ग्रीन स्फीयर को ध्यान से देखो, ये थर्ड लेयर है। ग्रीन इज थर्ड लेयर। ये सब ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर जा रहे हैं। फर्स्ट लेयर इज वाइट, एक बार लिख देता हूं जिससे कंफ्यूजन ना हो, तो मैं बाद में रिवाइज करते हुए। वाइट इज फर्स्ट लेयर,
पिंक सेकेंड लेयर और ग्रीन थर्ड लेयर। तो अब बताओ, ग्रीन लेयर को, थर्ड लेयर को जब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के ऊपर रखा गया, ओ के ऊपर रखा गया, तो क्या ये व्हाइट वाले स्फीयर के ऊपर आए? मतलब फर्स्ट लेयर के ऊपर आए? नहीं आए, नहीं आए ना। क्या पिंक वाले स्फीयर के ऊपर आए? ठीक, नहीं आए। मतलब ना तो ग्रीन लेयर थर्ड लेयर फर्स्ट लेयर से अलाइंड है, ना ही सेकेंड लेयर से अलाइंड है। मतलब ग्रीन लेयर एक डिफरेंट लेयर हो गई, ना तो फर्स्ट लेयर के जैसी ना सेकेंड लेयर के जैसी। मतलब आपको एक डिफरेंट टाइप की लेयर मिल गई। तो अब क्या बोलोगे तुम? पैकिंग कैसी होगी अब? ए बी बोलेंगे क्या? नहीं, क्या बोलेंगे? ए बी सी। अरे बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ए बी सी टाइप की पैकिंग अब तुम्हें मिलेगी, ए बी सी। अब सी के बाद देखो जरा, और थोड़े दिमाग के घोड़े दौड़ाएं। इसको हटाते हैं यहां से, पूरी लेयर को रखते हैं एक बार समझने के लिए। ये पूरी मैंने लेयर उठाई और इसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर रख दिया। ये रख दिया ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर रख दिया। अब देखो, अब फोर्थ लेयर प्लेस करनी है। तीन बार रखा जा चुका है, सैंडविच बन चुका है। अब एक और लेयर उसके ऊपर चीज और लगानी है, तो वो कहां जाएगी? एक स्फीयर रख के बता देता हूं तुम्हें, बोलो कहां ले जाएं? ग्रीन लेयर के वॉइड दिख रहे हैं तुम्हें? ग्रीन लेयर के वॉइड, तो ग्रीन लेयर के स्फीयर्स को ऑब्जर्व करो। ये रहे ग्रीन लेयर के स्फीयर्स, दिख रहे हैं? वन, एक ग्रीन, दूसरा और तीसरा, ये थर्ड लेयर है। इसका वॉइड कहां है? ये रहा। जैसे ही मैंने इस ग्रीन लेयर के ऊपर के वॉइड में रेड स्फीयर मतलब फोर्थ लेयर रखी है, तो वो एग्जैक्टली किससे ओवरलैप कर रहा है? फर्स्ट लेयर से। इसका मतलब सी के बाद अब फिर से कौन सी लेयर रिपीट होगी? ए। और ये कहानी फिर से चलती रहेगी। तो ए, फिर बी, सी। तो पैकिंग कैसी बन गई? ए बी सी पैकिंग। तो ए बी सी पैकिंग कब बनेगी बेटा? जब सेकेंड लेयर के कौन से स्फीयर ऑक्यूपाई होंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड, है ना। सेकेंड लेयर के जब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई होंगे, जब सेकेंड लेयर के ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई होते हैं, तो थर्ड लेयर ना तो फर्स्ट लेयर की जैसी होती है ना सेकेंड लेयर के जैसी होती है, वो अपने आप में अलग ही चल रही होती है। तो ए बी सी टाइप। और फिर फोर्थ लेयर फर्स्ट के जैसी हो गई। तो ये दूसरी पॉसिबिलिटी अब आ जाएगी। एचसीपी हमने देख ली थी। अब सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो गया? कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सेकेंड लेयर के ऑक्टाहेड्रल वॉइड अगर कवर कर दें, तो थर्ड लेयर नॉट अलाइंड विद आइदर फर्स्ट और सेकेंड लेयर। तो इसलिए ये जो पैकिंग बनेगी वो एबीसी टाइप पैकिंग कहलाएगी, जिसको एक और नाम दिया गया क्यूबिक क्लोज पैकिंग, सीसीपी पैकिंग। सीसीपी पैकिंग बिल्कुल याद रखना है। लास्ट वाला केस कौन सा था? एचसीपी पैकिंग। एचसीपी, ये नाम बिल्कुल याद रखो, एचसीपी और सीसीपी। अब बन जाएगी क्यूबिक क्लोज पैकिंग, विच इज एबीसी पैटर्न। नोट करो उसको, कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। आया सबको समझ में? हाँ, डायग्राम अरे कुछ समझ में आया कि नहीं? ठीक है, नोट कर लो।
चलो एक बार कहानी दोबारा कह देते हैं। सबसे पहले हमारे पास था एक हेक्सागोनल लेयर इन 2 डायमेंशन। उसमें 2 टाइप के वॉइड होते हैं। कौन कौन से? अपर ट्रायंगुलर वॉइड और लोअर ट्रायंगुलर वॉइड, जिनमें से कोई भी एक ऑक्यूपाई किया जा सकता है। अपर ट्रायंगुलर वॉइड या लोअर ट्रायंगुलर वॉइड किसी को भी ऑक्यूपाई कर दोगे सेकंड लेयर के द्वारा, तो सेकंड लेयर में कितने टाइप के वॉइड दिखने लग जाएंगे? 2 टाइप के वॉइड। कौन से? एक टेट्राहेड्रल और दूसरा ऑक्टाहेड्रल। ये सेकंड लेयर के वॉइड हो गए। अब सेकंड लेयर में 2 टाइप के वॉइड है, तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी होंगी कि टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर किया जा सकता है तीसरी लेयर के द्वारा, थर्ड लेयर के द्वारा, या ऑक्टाहेड्रल वॉइड को। तो टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कर देते हैं तो कौन सी पैकिंग मिल जाती है? ए बी, जिसको HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। और अगर दूसरी लेयर के ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर कर दें तो कौन सी पैकिंग मिल जाती है? CCP या ABC टाइप पैकिंग। ठीक है, इतनी कहानी एकदम क्लियर होनी चाहिए कि 2 टाइप की पैकिंग हमें मिल रही है 3D में। एक HCP ABAB टाइप और दूसरा CCP ABC टाइप पैकिंग। ठीक है, चलो तो अब आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसके आगे की बात। अभी के लिए इतना ही काफी है। ये हो गई तुम्हारी यारी जीत की, और धन्यवाद। अच्छा।